नमस्कार दोस्तों, प्रतिपद क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के अभ्यास हेतु राजनीति विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको निश्चित तौर पर वो पसंद आ रही होगी, आपके अभ्यास के लिए हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए श्रृंखला के तहत प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है अवशिष्ट शक्तियाँ राजनीतिक व्यवस्था में राज्य इकाइयों के पास रहती हैं। आपको बताना है राज्य की इकाइयों के पास में अवशिष्ट शक्तियाँ किस किस देश में रहती है। तो ऑप्शन ए है यूएसए और भारत में, ऑप्शन बी है यूएसए और स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और भारत में, तथा ऑप्शन डी है भारत और यूके में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा यूएसए यानी अमेरिका और स्विट्जरलैंड में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं राज्य इकाइयों के पास में रहती हैं। ठीक है, और भारत की अगर बात करें तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास में रहती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था की विशेषता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है। तो संसदीय व्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है आपको खोजना है। ऑप्शन नंबर ए सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर बी विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, सी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, तथा डी सरकार का स्थिर कार्यकाल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा सरकार का स्थिर कार्यकाल संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं में से नहीं है। संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होना आता है, राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना आता है, साथ ही प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में शक्तियों का धारक होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस इसमें फिट आ रहे हैं। अंतिम ऑप्शन सरकार का स्थिर कार्यकाल ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। तो जो मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा शामिल नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन ए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, बी लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना, सी 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या जैसे लागू हो उसके आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता करना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का जो हिस्सा नहीं है उसमें ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता करना नहीं है। इसके अतिरिक्त बाकी के जितने भी ऑप्शंस इसमें दिए हैं वो सभी हमारे मौलिक कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। अगला हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा निम्नांकित में से कौन सी याचिका जारी की जाती है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी निषेध, ऑप्शन सी हेवियस कार्पस और ऑप्शन डी उत्प्रेषण। इसका सही उत्तर भी आप भलीभांति जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेवियस कार्पस। जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही उत्तर होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया हो, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ऐसा आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं ये जितनी भी रिट्स हैं उच्चतम न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा भारत में चुनाव सुधारों के साथ में संबंधित नहीं है। तो चुनाव सुधार से जो संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। दिनेश गोस्वामी समिति, बी है इंद्रजीत गुप्ता समिति, सी है GVK राव समिति और डी है तारकुंडे समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी GVK राव समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। GVK राव समिति जो है वो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। इसके अतिरिक्त दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और तारकुंडे समिति भारत में चुनाव के सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारत को मृदु राज्य किसने बताया। तो मृदु राज्य किसने बताया आपको बताना है। ऑप्शन ए गुन्नार मेडल, ऑप्शन बी मायरान वीनर, ऑप्शन सी रजनी कोठारी और ऑप्शन डी KC वियर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुन्नार मेडल। गुन्नार मेडल ने भारत को मृदु राज्य बताया। मृदु राज्य से आशय ऐसे राज्य है जो अस्त्र शस्त्र और हथियारों से संपन्न नहीं होते हैं किंतु सांस्कृतिक एवं सामाजिक, आर्थिक इस तरह के जो अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण हैं उनसे संपन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अस्त्र शस्त्र का उपयोग कम होता है, ऐसा मानते हुए गुन्नार मेडल ने भारत को मृदु राज्य कहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच निम्नांकित में से कौन करता है? तो केक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है बताना है। ऑप्शन नंबर ए मंत्रिमंडल सचिवालय, बी सार्वजनिक लेखा समिति, सी संघीय वित्त मंत्री, डी व्यय विभाग संघीय व वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति केक की रिपोर्ट की जांच करती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी रिपोर्ट ये रखता है उसकी सबसे पहले ये जांच करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मिन्नोर ब्रुक वन सम्मेलन कब हुआ था? तो मिन्नो ब्रुक सम्मेलन कब हुआ था, डेट आपको बताना है। ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1968 और ऑप्शन डी 1969। आप सभी जानते हैं ये लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है, जो लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त व्याख्या को अस्वीकृत करता है। ये राजनीति प्रशासन के द्विविभाजन को भी अस्वीकार करता है। तो ये मिन्नो ब्रुक सम्मेलन में ये समस्त प्रकार की बातें इस समय हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1968। 1968 में मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल निम्नांकित में से कौन समझा गया है? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वुडरो विल्सन, ऑप्शन नंबर बी FW टेलर, सी मैक्स वेबर और डी H साइमन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है मैक्स वेबर। आधुनिक विचारों में मैक्स वेबर सर्वप्रमुख समाजशास्त्री माने जाते हैं, जिनके नौकरशाही संबंधी विचार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वेबर का नौकरशाही सिद्धांत प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विकास प्रशासन का मुख्य पंडित निम्नांकित में से कौन समझा जाता है? तो विकास प्रशासन का जो मुख्य पंडित है वो किसे मानते हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए वुडरो विल्सन, ऑप्शन नंबर बी FW टेलर, ऑप्शन नंबर सी पॉल एप्पलवी और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेडरिक्स। तो बताना है आपको विकास प्रशासन के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी किसने दी है और सबसे ज़्यादा जानकारी कौन रखते थे? तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स ने पश्चिमी समाजों में पाए जाने वाले प्रशासनों तथा उनके पर्यावरण का विशद विवेचन किया था। वे प्रारंभ से ही आर्थिक विकास के लिए लोक प्रशासन पर ध्यान देने का आग्रह करते हैं। विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय विद्वान UL गोस्वामी ने किया था। यह भी आप अलग से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य बताना है। ऑप्शन ए कानूनी सुधार, बी राजनीतिक सुधार, सी सामाजिक अखंडता और डी पारदर्शी प्रशासन। इसका उत्तर भली भांति आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी प्रशासन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रोनाल्ड रीगन के लिए शैतान साम्राज्य था। तो रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने शैतान साम्राज्य किसे कहा है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए चीन और जन गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी ईरान और ऑप्शन नंबर डी लीबिया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान। ईरान को रोनाल्ड रीगन ने शैतान साम्राज्य कहा था और उसके बाद में इस पर काफी विवाद भी हुआ। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत क्या था बताना है। लीग ऑफ नेशन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए सामूहिक रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय शांति, सी सामूहिक सुरक्षा और डी अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत था ऑप्शन नंबर सी सामूहिक सुरक्षा करना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जो राज्य पड़ोसी राज्यों के बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और वश में रखते हैं वे हैं। तो ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं, उन राज्यों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए औपनिवेशिक सत्ता, ऑप्शन नंबर बी गैरिसन राज्य, ऑप्शन नंबर सी डोमिनियन राज्य और ऑप्शन नंबर डी अधिकार राज्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकार राज्य। जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार और वश में रखते हैं वे अधिकार राज्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रिजनर्स डिलेमा वो परिदृश्य है जो किसे बढ़ाता है। तो प्रिजनर्स डिलेमा किसे बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए शास्त्रों की प्रतिस्पर्धा, बी शस्त्र नियंत्रण, सी निशस्त्रीकरण और डी शांति को। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शस्त्रों की स्पर्धा को।
प्रिजनर डिलेमा वह परिदृश्य है जो शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। यह सिद्धांत इस अवधारणा में विश्वास करता है कि दूसरे राष्ट्रों से अपनी सुरक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र प्राप्त किए जा सके, और ऐसे में ऐसी दुविधा उत्पन्न हो जाती है और फिर एक देश दूसरे देश से शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा करने लगता है। तो ये प्रिजनर डिलेमा की स्थिति प्राय भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में देखी जाती है, जो शस्त्रों को बढ़ाने में होड़ कर रहे हैं एक दूसरे से। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, गैरेट हर्डिसन द्वारा स्पष्ट किया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो गैरेट हर्डिसन ने बताया है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। गैरेट हर्डिसन ने जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स दिया है वो किस चीज से संबंधित है, कौन सा विषय उसमें था, बताएंगे आप। ऑप्शन नंबर ए युद्ध, बी शांति, सी मानवाधिकार और डी वातावरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वातावरण। गैरेट हर्डिसन द्वारा स्पष्ट किया गया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स वातावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नांकित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ऐसी कौन सी समिति थी जिसने सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन होना चाहिए की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, बी प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम, सी प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय और डी संथानम समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम। प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में बना था और इन्होंने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी। ओम्बुड्समैन का अर्थ है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर। सबसे पहले स्वीडन ने इसे वर्ष 1809 में अपनाया, उसके बाद में फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे ने भी इसे अपनाया। तो अभी वर्तमान में लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्था ये ओम्बुड्समैन की अवधारणा से ही परिलक्षित हुई हैं और इन्हें हमने लागू किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था? तो राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में है, बताना है। ए दिव्य अधिकार सिद्धांत, बी सामाजिक समझौता सिद्धांत, सी अनुमोदन का सिद्धांत, डी सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार सिद्धांत दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य का सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था। मनुष्य में कुछ आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, उसके कारण उसे सामाजिक समझौता करने की आवश्यकता पड़ती है, और मनुष्य में कुछ दैवीय सिद्धांत भी होते हैं जो मनु के समान होते हैं, ऐसा माना गया है, क्योंकि राजा एक महान देवता होता है, ऐसा मनु संहिता में कहा गया है। महाभारत में 18 पर्व या अध्याय है। शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है, जिसमें भीष्म का राजनीतिक विचारों का उल्लेख है। वहां उन्होंने मनुष्य के बीच में सामाजिक एवं दिव्य अधिकार सिद्धांत दोनों प्रकार के सिद्धांतों के विषय में अपनी बातें रखी, विचार रखें। अगला प्रश्न हम देखेंगे। गांधी के अनुसार ऑप्शन ए लक्ष्य और साधनों के बीच कोई संबंध नहीं है, बी लक्ष्य साधनों को उचित सिद्ध करते हैं, सी साधन महत्वपूर्ण नहीं है, डी लक्ष्य और साधन अंतः संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा लक्ष्य और साधन अंतः संबंधित है। गांधी जी का दर्शन चूंकि एक नैतिक दर्शन है, अतः वे साध्य और साधनों की पवित्रता पर बल देते हैं। गांधी जी के शब्दों में साधन भी एक बीज के समान होता है और साध्य एक वृक्ष के समान होता है। जिस प्रकार से वृक्ष और बीज में संबंध है, उसी प्रकार से साधन और साध्य में भी संबंध होता है। इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लक्ष्य और साधन एक दूसरे से अंतः संबंधित है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। तो ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हॉब्स का, बी प्लेटो का, सी मार्क्स का और डी बेंथम का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बेंथम। सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए था, ये बेंथम ने कहा था। बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया। उपयोगितावाद संबंधित विचार बेंथम ने अपनी पुस्तक जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, जो कि 1889 में आई थी, इसमें अपने समस्त विचार रखे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी हीगल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा रूसो। रूसो ने कहा कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है।
और साथ में रूसो का एक कथन और भी है। रूसो ने कहा है, प्राकृतिक अवस्था मनुष्य एक मासूम और निर्दोष प्राणी था। व्यक्तिगत संपत्ति ने ही प्राकृतिक अवस्था में शांति भंग करके समाज को एक ऐसे असभ्य समाज में एक ऐसे असभ्य समाज का जन्म हुआ जिसमें सभ्यता, सभ्य समाज, विज्ञान, संपत्ति आदि सभी मनुष्य के दुश्मन बन गए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सामान्य से विशेष तक कार्रवाई की पद्धति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए निगमनात्मक पद्धति, ऑप्शन बी आगमनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी औपचारिक तर्क और ऑप्शन डी पारंपरिक तर्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति में दार्शनिक कुछ सिद्धांतों को प्रथम एवं आधारभूत सिद्धांत मानते हैं, यानी उन सिद्धांत को पहले फिक्स मान लेते हैं और वे एक प्रकार से सामान्य सिद्धांत होते हैं। उनसे कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस पद्धति का प्रयोग अगर सर्वप्रथम देखें तो विद्वानों में राजनीतिक विद्वान या राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो ने इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने कहा है विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए प्लेटो, बी सुकरात, सी हीगल और डी मार्क्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्क्स। मार्क्स ने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते हैं तथा इसी के आधार पर विश्व के विकास की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति में विकास विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह ऑप्शन ए सामाजिक हितों को वैयक्तिक हितों से ऊपर रखता है, बी मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे, ऑप्शन नंबर सी मानता है कि अधिकार प्रभुसत्ता की उत्पत्ति है, तथा ऑप्शन नंबर डी अधिकारों की सामाजिक मान्यता पर अधिक जोर देता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत की आलोचना यह है कि यह सिद्धांत मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना इस रूप में की जाती है। नैसर्गिक अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से होता है जो एक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिए, जैसे जीवन, जैसे स्वतंत्रता, जैसे संपत्ति का अधिकार इत्यादि। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति का पात्रता यानी हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यानी संपत्ति के लिए पात्र है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए जॉन लॉक, बी जॉन रॉल्स, सी नॉजिक और डी रूसो। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉजिक। नॉजिक का न्याय सिद्धांत एक हकदारी सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है जो वितरणात्मक न्याय के दृष्टिकोण के प्रतिकूल है। इसका अर्थ यह होगा कि व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिभा से अर्जित संपत्ति पर उसका पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए। राज संपत्ति को न छीन सकता है और ना ही उस पर कर लगा सकता है। ऐसे विचार उनकी एक पुस्तक में ऐसे विचार उन्होंने दिए हैं। उस पुस्तक का नाम है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 में लिखी गई थी। दोस्तों इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, राज एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है? तो राज एक आवश्यक बुराई है, इससे क्या तात्पर्य है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत, बी राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत, सी राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत और डी राज्य का नव उदार सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत तथा अराजकतावादी सिद्धांत राज्य को बुराई के रूप में देखते हैं क्योंकि वह व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा व्यक्तिवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यह अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन दिया है, अभिकथन ए प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है, तथा तर्क दिया है आर सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थानों के कार्याचलन में अड़चन डालता है, यानी कार्यचालन में अड़चन डालता है, बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी में है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है, यानी प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है, बिल्कुल सत्य है। तथा इसका जो तर्क है, तर्क वाला कथन गलत है। सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचालन में अड़चन डालता है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये अड़चन नहीं डालता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
रॉबर्ट मर्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में धारणा किसके साथ संबंधित है? रॉबर्ट मर्टन ने जो बड़े शहरों में राजनीतिक मशीन है वो किसे कहा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए सत्ता का विकेंद्रीकरण, बी व्यवहारवाद, सी प्रकार्यतावाद और डी नौकरशाही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नौकरशाही। नौकरशाही शब्द मैक्स वेबर के साथ में अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग फ्रेंच सरकार के अधिकारियों की डेस्कों को ढकने वाले कपड़ों के लिए किया जाता था। तो रॉबर्ट मर्टन ने नौकरशाही को ही राजनीतिक मशीन कहा है, जो राजनीति के अधीन में रहते हुए जैसा आदेश दिया जाता है या जैसा निर्देश दिया जाता है वैसा कार्य करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है विदेश व्यापार नीति से संबंधित। विदेश व्यापार नीति FTP 2023 की घोषणा के विषय में क्या सही नहीं है, आपको गलत कथन खोजना है। कथन पहला है FTP 2050 तक भारत के निर्यात को 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना चाहता है। बी है FTP 2023 के 4 स्तंभ छूट के लिए प्रोत्साहन सहयोग के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा, व्यापार करने में आसानी और उभरते क्षेत्र को काउंट करता है। तथा ऑप्शन नंबर सी, कथन सी में दिया है विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2023 एक नीति दस्तावेज है जो निर्यात को सुविधाजनक बनाने वाली समय परिलक्षित योजनाओं की निरंतरता पर आधारित है और व्यापार की आवश्यकताओं के लिए कुशल और उत्तरदायी है। तथा अंतिम ऑप्शन है FTP 2023 एक गतिशील और खुली नीति है जो उभरती जरूरतों को समायोजित करेगी या निर्यातकों के साथ विश्वास और साझेदारी के सिद्धांत पर आधारित है। तो भारतीय विदेश व्यापार नीति के विषय में जानकारी है। कौन सा गलत कथन है आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है। इसमें लिखा है FTP 2050 तक भारत के निर्यात को 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना चाहता है, बिल्कुल गलत है। इसका सही आ जाएगा FTP 2030 तक भारत के निर्यात को 1.5 नहीं जबकि 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना चाहता है, ये है ना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे FTP 2030 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना चाहता है, ये सत्य होगा। दूसरा कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन ये आप बिल्कुल पॉज करके देख लें, पढ़ लें, ये सभी कथन बाकी के सही हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परियोजना प्रयास से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों आपको बताना है परियोजना प्रयास से क्या तात्पर्य है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं इसका उद्देश्य युवा और कुशल पेशेवर के लिए नियमित और सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी में दिया है, कथन बी में दिया है 21 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में परियोजना प्रयास का शुभारंभ किया गया। और सी दिया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM विकास निधि सहायता प्राप्त इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक रोडमैप विकसित करने की परिकल्पना की गई है। तो आपको बताना है इसमें सही विकल्प क्या होगा। आपको दिया है ऑप्शन ए में दिया है केवल ए, ऑप्शन बी में दिया है केवल बी, ऑप्शन सी में दिया है ए और सी और ऑप्शन डी में दिया है ए, बी और सी। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको खोजना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। यानी परियोजना प्रयास से क्या तात्पर्य है, तो ये तीनों के तीनों उत्तर बिल्कुल सही होंगे। इसका उद्देश्य युवा और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देना है। बी ऑप्शन में दिया है 21 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में परियोजना प्रयास का शुभारंभ किया गया, ये बिल्कुल सत्य है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM विकास निधि सहायता प्राप्त इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक रोडमैप विकसित करने की परिकल्पना की गई है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। कल हम आगे की सीरीज पुनः प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।